वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमी के चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं बता दूँ हमारा टारगेट है अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना। बन रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी इकॉनमी है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट के पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। और इन तीनों का आंसर जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। समझ आई बात। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इकॉनमी कितनी तरह की होती हैं। इकॉनमी होती है 3 तरह की। एक होती है कैपिटलिस्ट। इसमें ये तीनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इनका आंसर जो है प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ओनरशिप देती है। अगर हम बात करेंगे कि इस तरह की इकॉनमी कौन सी है तो यूएसए की इकॉनमी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। बात करें सोशलिस्ट की तो ये जो इकॉनमी होती है इसमें सारे आंसर जो होते हैं वो गवर्नमेंट देती है। मोस्टली क्या होता है, इसमें मशीनों से ज़्यादा जो है वो लेबर को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। और हम बात करें इस तरह की इकॉनमी जो है वो चाइना की इकॉनमी है। आगे हम बात करें मिक्स्ड इकॉनमी की, तो मिक्स्ड इकॉनमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर जो हैं वो मिलकर आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस का। इंडिया ने इसी इकॉनमी को अपनाया है। ये तो जनरल चीज़ थी, वैसे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आगे हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो देखो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं वो एक अथॉरिटी को लेने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की तो 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हो गया बन के और हमने उसको अपना लिया, लागू कर दिया, तो उसके बाद 1950 में ये प्लानिंग का काम जो था प्लानिंग कमीशन को दिया गया था, ठीक है, जिसका चेयरमैन कौन होता था, पीएम होता था। और अब ये 2015 में नीति आयोग बन गया है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि प्लानिंग कमीशन जो है कौन सी बॉडी है। आगे हम डिस्कस करें तो प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर प्लान्स बनाता था, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तो ये 1 अप्रैल 1915 को लॉन्च हुआ और इसका गोल था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। बात करें हम ग्रोथ की तो ग्रोथ का क्या मतलब था। ग्रोथ में उस टाइम मतलब था जीडीपी में वृद्धि करना, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं, जितनी भी चीज़ें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपने ही देश में प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट जो हैं प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इन्होंने इंडियन प्लानिंग को बेसिक आइडिया दिया था और इनके सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स के लिए इन्हें इंटरनेशनल फेम मिली थी। अभी भी इनका नाम न्यूज़ में था, बताइए क्यों। महालनोबिस ने ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ये भी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन की बात हुई थी, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या चीज़ें थी, तो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। न्यू टेक्नोलॉजी में सोशल आउटलुक को भी चेंज करना शामिल था, मतलब मैन वुमेन को रिकॉग्निशन देना एक बराबर, ठीक है, और सोसाइटी को मोर सिविलाइज्ड बनाना और प्रॉस्पेरस बनाना। आगे हम बात करें सेल्फ रिलायंस की, तो जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनसे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना, ये भी 5 ईयर प्लान का एक एम था, गोल था। जो हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स की, तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो था वो स्ट्रेस दिया गया था पहले 7 में, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे हम बात करें इंपोर्ट को कम करना और उसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जिससे कि आगे सेल्फ रिलायंट बना जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी
ये गोल थी उस टाइम। बात करें हम इक्विटी की, तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी, तो इक्विटी से आप क्या समझते हैं? इक्विटी का मतलब है सबको बराबर करने की कोशिश करना। तो ये कोशिश की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसके लिए रिजर्वेशन और अदर फैसिलिटीज़ जो थी उनको प्रोवाइड किया गया था। अब बात करें इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो 3 लोग हैं, जिसमें ए जो है सबसे लंबा है, बी जो है उसकी एवरेज हाइट है, और सी जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, ए, बी एंड सी। अब मान लो हमारे पास एक मैच देखने के लिए इनको भेजा जाता है। एक बॉल लगी है, ठीक है, मान लो ये वाली बॉल है। समझ आई बात? अब देखो सी की हाइट जो है वो कम है, बी जो है ये इस ऑलमोस्ट इस बॉल के आसपास है, और ये ए जो है ये बॉल से ऊपर देख सकता है। अगर मान लो हम इन सब को, इसको भी एक बॉक्स के ऊपर चढ़ा दिया जाए, इसको भी एक बॉक्स के ऊपर चढ़ा दिया जाए, और इसको भी, तो क्या हुआ? इस बॉक्स का फ़ायदा जो है वो ए ने तो पूरा उठा लिया था पहले। ए तो ऑलरेडी इस बॉक्स की ज़रूरत थी भी नहीं, बी को थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, और सी को, इसको एक की नहीं बल्कि 2 बॉक्स की ज़रूरत थी। लेकिन इक्वालिटी में सिर्फ एक एक बॉक्स दिया गया था, तो सबको बराबर किया गया था। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा, जिसको थोड़ी ज़रूरत है उसको थोड़ा दिया जाएगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। तो इस तरह से फैसिलिटीज़ दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कोशिश की गई इसको सुधार करने की, इसको तो इसमें लैंड फॉर्म्स लाई गई। जिम्मेदारी सिस्टम जो था, जो कि पहले चल रहा था, उसको ख़त्म किया गया। फूड इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की गई, किसानों को ओनरशिप दी गई। ठीक है, हाँ ये कोशिश की गई थी। जमींदारी को जब ख़त्म किया गया तो किसानों को ओनरशिप दे रहे थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। क्यों? देखो जमींदार जो थे उन्होंने क्या किया, पहले वो कोर्ट गए, ठीक है, और जो एक बैरियर लगाया था, मतलब 20 एकड़ या कुछ एक लिमिट रखी थी कि आपके पास सिर्फ इतनी ही ज़मीन हो सकती है। तो किसान, उन्होंने जमींदारों ने क्या किया, इतनी अपने पास रख ली और बाकी जो है अपने रिश्तेदारों में के नाम कर दी। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके और किसानों को कोई फ़ायदा खास नहीं मिला था। बात करें हम उसके बाद 1960s और 70s में फ़ेज़ 1 का ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद 1970 से 80 तक फ़ेज़ 2 का ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें अच्छी खाद, अच्छे बीज इस तरह के उपयोग किए गए और हमारे पास सरप्लस ग्रेन हो गया। मतलब जितनी हमें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हम पैदा कर पाए। आगे हम बात करें डिबेट ऑन सब्सिडी। तो देखो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती थी, तो इसमें क्या था, इंसेंटिव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फार्मिंग। हमेशा ये बोला गया, जब डिबेट चला तो बोला गया कि हमेशा रिस्की रहता है, इसलिए सब्सिडी देते रहना चाहिए। इससे गरीबों और अमीरों में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। समझ आई बात? कई लोग मना करते थे कि ये जो है इसको एक टाइम के बाद सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन देखो फसल तो हमेशा रिस्क रहेगा ना, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कीड़ा लग जाता है, कई तरह की परेशानियां होती हैं, तो सब्सिडी देना ज़रूरी था। तो ये डिसीजन लिया गया था कि सब्सिडी को जारी रखा जाएगा। आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। ठीक है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की कोशिश की गई। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास उस टाइम पैसा नहीं था, इसलिए पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक पार्टनरशिप की गई, एक लाइसेंस दिया गया। ठीक है, मतलब ये लाइसेंस जो था उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा काम करते थे। ठीक है, लाइसेंस राज सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, या लाइसेंस राज क्या था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस राज में ऐसा था कि जिस पर्सन के पास लाइसेंस होगा सिर्फ वही कोई प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता था, और कोई नहीं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये ब्रॉड कंसेप्ट दिया हुआ है। बात करें हम आगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और टैक्स बेनिफिट्स के लिए और बिजनेस एक्सपेंड जब करना होता था तो ये लाइसेंस ही दोबारा से लेना पड़ता था। ठीक है, तो इससे जो था क्या हुआ, जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, आगे हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी उनकी कमेटी बनी एक, और इसका फोकस था एम्प्लॉयमेंट पैदा करना और स्किल्स को डेवलप करना ताकि एमएनसीज़ को मदद मिले। एमएनसीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है। आगे हम बात करें बैंक लोन और एक्साइज ड्यूटी, इस पर कंसेशन दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी कैसी थी, तो ट्रेड में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई गई, यानी अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया गया। इसके लिए इंपोर्ट पर टैरिफ्स लगाया गया, कोटा लगाया गया, मतलब मिनिमम इंपोर्ट ही कर सकते थे। ऐसा क्यों किया गया था, देखो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। देश को नई नई आज़ादी मिली थी और क्या था, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से शोषण किया था, एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई और उसके बाद कब्जा कर लिया और उसके बाद 200 साल तक शासन किया और पूरे इंडिया को निचोड़ के रख दिया, पूरे देश को निचोड़ कर रख दिया। तो एक डर था गवर्नमेंट के मन में, तो उस डर की वजह से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, जिसके बाद 1990 तक चलती रही और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको भी इसमें सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।